नक्सल मोर्चे पर 2024 में लगातार कामयाबी, 2025 में टूटी खामोशी। कुटू इलाके के अम्बिली में माओवादी ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां पे 50 किलो से ज़्यादा आईडी ब्लास्ट करने में या बारूद लगाकर जो विस्फोट किया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए और इसके साथ एक ड्राइवर भी मारा गया। नक्सल करतूत से फिर लगा झटका। दरअसल यहाँ से नक्सलियों ने इलेक्ट्रिक वायर से अपने एक्सप्लोसिव को कनेक्ट किया था। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो लंबा सा पतला सा लाइन है, जिसमें ज़मीन थोड़ी सी छिली हुई दिख रही है, ये इस जंगल से होकर उस ब्लास्ट साइट तक गई थी। आईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद। बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाया गया एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। विपक्ष का जुबानी वार, निशाने पर सरकार की नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है। सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। ये बहुत दुखद बात है कि एक दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो, और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है कैसे लड़ना है, कैसे जाना है, पूछ लो कहाँ पर है। सरकार की सफाई, मजबूती से जारी है लड़ाई। 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। ये कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। शाह की हुंकार, नहीं थमेगी ऑपरेशंस की रफ्तार। फिर दोहराया, 2026 तक तय है सफाया। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। नमस्कार। तो एक तारीख देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तय की है। तारीख है मार्च 2026, जब देश की धरती से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया होगा। और एक तारीख है 6 जनवरी सोमवार की 2025 की 6 जनवरी, जो बार बार याद दिलाएगी कि पिछले वर्ष 2024 में लगातार मारे जाते रहे या सरेंडर करते बौखलाए तिलमिलाए नक्सलियों ने एक बार फिर वही पुराना कायराना तरीका अपनाया। चोरी छिपे आना और जमीन के नीचे मौत बिछाकर चले जाना। नतीजा एक साथ 8 जवान हमने फिर खो दिए और एक ड्राइवर, यानी कुल मिलाकर 9 लोगों की शहादत हुई। अब अगर इस पूरे प्रकरण को आप देखें तो अब तक जो हुआ है, बड़े अपडेट्स दिन भर के अभी तक के। 3 जनवरी से 3 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर की संयुक्त फोर्स पार्टियां ऑपरेशन के लिए भीतर गई थी।
इस ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा जवान शामिल थे। बीजापुर के कुटरू के अंबेली के नजदीक जब सोमवार को ये पार्टियां लौट रही थीं तो यहां नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके जवानों का एक व्हीकल उड़ा दिया। यह बताया गया कि इस ब्लास्ट से पहले 7 गाड़ियां इसी रास्ते पर से पार हो गई, लेकिन 8वीं गाड़ी जिसमें ये जवान बैठे हुए थे उसकी चपेट में आई और इसमें सवार सभी 9 लोग, जिसमें 8 डीआरजी के जवान थे और एक ड्राइवर था, वे सभी शहीद हो गए। हमले पर देश और प्रदेश की सरकारों ने फिर ये दोहराया कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर दोहराया कि 26 तक अंत तय है। विपक्ष ने फिर इस पर सवाल उठाया कि सरकार के दावों में कितना दम। घटना के फौरन बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है। घटना का पूरा ब्यौरा उनको दिया है। विजय शर्मा मंगलवार को कल बस्तर भी जाने वाले हैं। जाहिर है कि इस मुलाकात के भी गहरे मायने हैं। ऐसा भी कमी दिखता है कि जब किसी नक्सल वारदात के बाद सीधे तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री दिल्ली जाएं, मुलाकात करके आए देश के गृह मंत्री से। चूंकि अब वहां सेंट्रल कमान के तहत सारे काम देखरेख में हो रहे हैं। हर बार की तरह पिछली बार भी अमित शाह जी ने तय कर दिया था, साफ कहा था कि या तो आप टेबल पर बात करें या सरेंडर करें या फिर सीधे तौर के ऊपर आपका सफाया 26 तक हो जाएगा। इधर विपक्ष ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार की रणनीति और दावे पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कुछ सवाल आज जरूर उठ रहे हैं जिन पर बात बेहद जरूरी है और इन्हीं सवालों पर अगले 1 घंटे हम महाडिबेट आज करने वाले हैं। आज का पैनल बड़ा ही विशेष है, बहुत ही खास है। आपको इस पैनल से भी मिलवाएंगे, चर्चा भी करवाएंगे, लेकिन आज आपको बताते हैं, आज आपको ये जो प्रमुख सवाल हैं ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुटरू हमले के आखिर क्या मायने, क्या जवानों से एहतियात बरतने में कोई चूक हुई है, ये सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने उठाए। हमले की खुफिया जानकारी क्या पहले से थी, जैसे कि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या अपनी बातें कह रहे हैं। ये भी कहा गया कि केंद्र से कुछ निर्देश भी मिले थे कि लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप सतर्क रहें। इस तरह की खामोशी के बाद अक्सर बड़े धमाके होते हैं। तो क्या इन सब के में कोई सच्चाई है? आज इस पैनल से चर्चा करके हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करूं उसके पहले इस पैनल पर मौजूद हर एक व्यक्ति को नमस्कार करते हुए सबकी तरफ से एक बात हम शुरू में ही क्लियर कर दें कि हम सब जवानों के साथ हैं। उनके हौसले, उनकी वीरता, उनके शौर्य, उसको हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनको शत-शत नमन करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर और उस पर चर्चा जरूरी। संतराम नेताम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे, पूर्व विधायक साहब, स्वागत करते हैं पैनल पर। रजनीश सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत करते हैं। आर.के. विज साहब हैं, रिटायर्ड डीजी साहब हैं और इस समस्या से लंबे जूझते और अनुभव लेते आए हैं आप, मैं उनको भी बहुत नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। मनीष गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए। और जगदलपुर से मेरे सहयोगी नरेश, जिन्होंने दिन भर लगातार इस पूरे खबर को कवर भी किया और इसके हर एंगल से आप वाकिफ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर इस पूरे प्रकरण की सबसे अधिक समझ या जानकारियां या अनुभव रहा है तो विद साहब को रहा है। विद साहब, पहला रिएक्शन में इस पर आप ही का लेना चाहूँगा। इस पूरे प्रकरण से जुड़े कुछ सवाल जो पहले भी उठते रहे थे, पुराना तरीका, वही ज़मीन के नीचे मौत बिछाना, हम इससे उबर गए हैं, कुछ नई टेक्निक्स को हमने इंक्लूड किया है, ऐसी बातों के बाद फिर ये घटनाक्रम कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये माओवादियों की गुरिल्ला लड़ाई है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वार की, ये प्रमुखता है एम्बुश करना, आईडी प्लांट करना। ये मुझे लगता है 80 से जब से नक्सली आए हैं तब से उनका ये सबसे जो महत्वपूर्ण टूल, मैं कहूँगा पावरफुल टूल रादर, वो नक्सलियों का रहा है। और पुलिस अधिकारी लगातार सैकड़ों की संख्या में आईडीज खोजते भी हैं। ये भी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन ये मैं कहूँगा, ये हालांकि ये जांच का मुद्दा है कि किस प्रकार से इस सड़क पर वो विस्फोट कर पाए नक्सली, लेकिन ये मैं प्रोफेशनल हजार्ड मानता हूँ कि इस इलाके में काम करने का एक प्रोफेशनल हजार्ड है। क्योंकि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, कई बार वो जांच करने, जब हम डी माइनिंग करते हैं, चेक करते हैं सड़क पर या जिस रूट को हम लेते हैं जहाँ संभावित रहता
रहता है आईडी का प्लांट करना। चेक करने के बावजूद भी कई बार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डिटेक्शन के जो हमारे टूल्स हैं या डिटेक्शन में जो मेटेलिक जो पार्ट रहता है वो इतना कमजोर रहता है, इतना कम रहता है कि हमारे इक्विपमेंट जो है जो डीप सर्च माइन डिटेक्टर हैं वो उसको सर्च नहीं कर पाते। तो मैं इसको मैं प्रोफेशनल हजार्ड मानता हूँ। लेकिन हाँ, रोड की सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए थे, क्योंकि लगातार सफलता को देखते हुए नक्सली बिल्कुल चाहते थे कि कोई ना कोई वो घटना करें और पुलिस अधिकारियों का मनोबल कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहे हैं माओवादी उससे अच्छे से अवगत हैं, वो अपनी लीडरशिप को बचाने में लगे हुए हैं, कई सफलताएं पुलिस को मिली हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो रूट लेते हैं उसकी सुरक्षा में हमने क्या कदम उठाए हैं वो जरूर हमारे पुलिस अधिकारी जो है वो उसको देखेंगे कि इस चीज को और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं। सर, कुछ सवाल आज के उठे, मैं आऊँगा उनके ऊपर, बाद में आपसे इस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। मनीष जी उस पूरे इलाके में लगातार इस चीज़ों को देखते हैं और इस बीच आपका परिचय, हमारे साथ में एक और गेस्ट यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं, एस.के. पासवान सर, रिटायर्ड डीजी साहब हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल पर। नमस्कार। आपसे भी मैं बात करूँ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मनीष जी का रुख करूँगा। मनीष जी, आज बहुत से आपने अटैक देखे, इसके बाद के घटनाक्रम देखे हैं, बीते दिनों देश के गृह मंत्री जी का वहां आपने दौरा देखा होगा, उसका क्लियर मैसेज देखा होगा। आज इस घटना के फौरन बाद सीधे प्रदेश के गृह मंत्री जी की दिल्ली जाकर मुलाकात हुई है और कल वे बस्तर आ रहे हैं, क्या संकेत लग रहे हैं? देखिए, इसका बहुत स्पष्ट संकेत है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नक्सल उन्मूलन को लेकर के जितनी गंभीर है, उन्होंने एक टाइमलाइन निर्धारित की है कि 2026 मार्च महीने तक हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं होना कहीं ना कहीं सरकार के या पुलिस के जो ताज़ा इंतजाम हैं वो उनको झटका जरूर लगता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से 2024 का वर्ष नक्सलियों के लिए बीता, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 4 दशकों से नक्सली बस्तर में लगातार हिंसा का जो तांडव कर रहे हैं, पहली बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नक्सलियों के मांद में घुस करके जिस तरीके से ऑपरेशन दर ऑपरेशन हुए हैं और लगभग 250 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 217 लोगों की बॉडी भी रिकवर हुई है। ये अपने आप में ऐतिहासिक सफलता है और इस सफलता के चलते नक्सली डिमोरलाइज हुए हैं और कहीं ना कहीं वो पिछले कुछ समय की अगर नक्सल गतिविधियों को हम देखें तो नक्सली लगातार प्रयास करते रहे हैं कि चाहे कैंप में हमला हो, चाहे जवानों को स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा जो है उनको टारगेट करने की बात रही हो, हमेशा नक्सलियों ने अपने जो कैडर को मोटिवेट करने के लिए जवानों पर हमले दर हमले किए, लेकिन वो सारे हमले नाकाम होते रहे हैं। आज का जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से, जैसे अभी विज साहब ने कहा, ये गुरिल्ला वार है। ये गुरिल्ला रणनीति के तहत नक्सली जिस प्रकार से वारदातों को अंजाम देते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि वो इलाका इंद्रावती टाइगर रिजर्व का है और अभी जो इलाके नक्सलियों के सुरक्षित बने हुए हैं उनमें से एक इलाका है वो। वहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है और इस कारण यहां पर एहतियात बरतना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन करके जवान लौट रहे थे, कहीं ना कहीं एक चूक हुई है और ये मानवीय चूक है, जिस कारण जो है हमारे जवानों को इसकी शहादत देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। पर मेरा अब भी ऐसा मानना है कि जो टारगेट सेट किया है फोर्स ने, तो एक झटका जरूर है, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के फोर्स लगातार आगे बढ़ेगी और जो नक्सल उन्मूलन का जो रास्ता है वो आज भी साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की छोटी मोटी मनीष आज का पैनल हमारा बहुत बड़ा और समृद्ध है। मैं जरा तेजी से इन कुछ सवालों को जिनको आपने उठाया वो दिन में भी उठे थे, हमारे भी जहन में आया। अब कई वर्ष हो गए, बल्कि दशक हो गए इस प्रॉब्लम को देखते हुए और आप तक, दर्शकों तक ये बातें पहुंचाते हुए। नरेश, को जो 3 बड़े सवाल थे, इनमें एक अपडेट मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि क्या
और किस तरीके का पूरा इस ऑपरेशन के बाद का फोर्स का मूवमेंट रहा है? क्या कोई इसमें चेंजेस ज़मीन पर आप देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, पिछले कुछ समय से सफलता जिस वजहों से मिल रही है उनमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके नक्सल क्षेत्रों में जाने के बाद पुलिस फोर्स सुरक्षित तरीके से निकलने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। पैरेलल डीमाइनिंग, फोर्स के मूवमेंट के दौरान जो सावधानियां हैं उनको लेकर एहतियात बरती जा रही है। पर गलती वहां पर हुई जहां पर इस दायरे के बाद जहां से पुलिस ने माना कि वो सुरक्षित है, वहां से उन्होंने व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू किया। आरोपी मौके पर लगाई गई थी, लेकिन ये आरोपी जिस कदर आसपास के क्षेत्र को इन्हें क्लियर करना था वो किया नहीं, क्योंकि कुटरू और बेदरे के बीच में कोई बहुत ज़्यादा कैंप नहीं है। इस वजह से डिस्टेंस ज़्यादा था और इसका फ़ायदा नक्सलियों ने उठाया। तो एक तो चूक का सबसे बड़ा वजह ये है। और बिल्कुल देखिए, ये बार बार ये बातें आती हैं कि जब आप स्ट्रेटजी में इमीडिएट बदलाव करते हैं ताकि नक्सलियों को इसकी भनक ना लगे, तब उस क्षेत्र का भी ध्यान रखने की आवश्यकता थी। मतलब कि मसलन कि अगर आप दंतेवाड़ा से फोर्स मूव कर रही है तो वो निकल रही है ऑपरेशन खत्म करने के बाद बीजापुर की तरफ, पर जिस जगह पर आप उसे एग्जिट दे रहे हैं उस जगह पर क्या पर्याप्त सुरक्षा है, क्या डीमाइनिंग हुई है, क्या वहां पर आरोपी देने के लिए पर्याप्त कैंपों में बल है, इन सारी चीज़ों का यदि ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। पर ये कई बार तात्कालिक, अब देखिए ये बताने में आसान है, पर जो ऑपरेशनल डिसीजन लेने के लिए इमीडिएट जो परिस्थितियां होती हैं वो भी पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। बावजूद इसके ये बात साफ है कि आपकी एक भी चूक जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ती है। इस लिहाज से इन चीज़ों का तो विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भले जवान आप अगले 24 घंटे और रुक जाते, पर जोखिम उठाने का काम ऐसे समय में लेने की आवश्यकता नहीं जब आपको सफलताएं मिल रही हों। सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है कि हर एक चूक का खामियाजा जब हम शहादत या उनकी संख्या के आधार पर देखते हैं तो ये बहुत भारी पड़ता है। सबसे पहले जवानों को ही भारी पड़ता है और फिर इसका दुख हम सबको होता है। हाँ, तकलीफ़ हम सबको होती है। पासवान सर, दो सवाल उठे कि कुछ मॉडस ऑपरेंडी में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एकदम फिक्स हैं, तय हैं। एक सेफ पैसेज के बाद शायद उन्होंने व्हीकल का इस्तेमाल किया होगा। हम जवानों के साथ हैं, हरदम साथ हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है एक्सपीरियंस के आधार पर कि यहाँ कुछ लूप होल्स छूट गए, कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो गए, परिस्थितिवश या शायद संभवतः मानवीय भूल? जी, सबसे पहले तो आज जो शहीद हुए हैं जवान, उनके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसके पूर्व में भी इस कार्य में बहुत सारे हमारे जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। आज की जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप ये देखिए कि जो बस्तर का क्षेत्रफल है और जो इस साल जो घटनाएं हुई हैं और जो पुलिस को सफलता मिली है, इसके आधार पे एक ज़रूर सब लोगों के मन में, पूरे हिंदुस्तान में ये बात लोगों के जहन में है कि पुलिस को बहुत अधिक सफलता मिल रही है और नक्सली जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा है कि 2026 तक ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसके कारण से हो सकता है कि लोगों के मन में लीडर्स जो हैं, पुलिस के जो लीडर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीडर्स हैं, उनके मन में ऐसी बात हो कि नक्सली बहुत कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन हम लोग को यह समझना चाहिए कि भविष्य में भी कई बार जब पुलिस का प्रेशर बढ़ता है तो नक्सली काम करना बंद कर देते हैं, और इस कारण से ही नक्सली का सफाया पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए पुलिस बल अपना दबाव बढ़ाती है तो नक्सली या तो वो इलाका छोड़ करके चले जाते हैं या जो है अपना हुलिया बदल लेते हैं और गाँव वालों के साथ में रहते हैं। और जब देखते हैं कि जो हमारी जो फोर्स है थोड़ी बहुत समय तक कार्रवाई करते हुए देखते हैं कि भाई कहीं से कोई हमला नहीं हो रहा है, कहीं से कोई एम्बुश नहीं हो रहा है, नक्सली गतिविधियाँ एकदम नहीं हो रही हैं, तो थोड़ी लापरवाही आ ही जाती है। क्योंकि लगातार हमारा फोर्स जो है एकदम से हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रह करके और काम करता रहे, कभी कभी ढिलाई हो जाती है और ऐसे मामले में खास करके हो जाती है जब हमें सफलता मिल रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि हम लोग यह समझ रहे थे कि नक्सली तो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं या बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ऐसा समझना हमारी बहुत बड़ी भूल थी और ऐसे समय में हम लोग को और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, नक्सली एक विचारधारा है और इसको अगर हम दूसरे तरीके से अगर देखेंगे कि ये लूट मार की संस्था है या बहुत सारी और सब बातें हम नक्सलियों के बारे में कहते हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है बस्तर में कार्यरत ना हो, लेकिन हो सकता है कि भाई कोंडा गांव में हो
जगदलपुर में हो, रायपुर में हो, दिल्ली में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जो कि उनको परोक्ष रूप से समर्थन देते रहते हैं। कई बार वो गलतफहमी देते हैं ऐसा, और कई बार जो है अर्बन नेटवर्क की तरफ उनके आपका इशारा है, अर्बन नेटवर्क स्लीपर उनके जो जी हाँ समर्थक है उनका इशारा है जी। और वो जो स्लीपर सेल है वो बस्तर में भी है। कई बार जो नक्सली जो सरेंडर कर देते हैं वो भी नक्सलियों के लिए काम करते रहते हैं। आमतौर पे ऊपरी तौर पे तो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन अच्छा दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो फोर्स है यूनिफॉर्म में रहती है, कहीं ना कहीं कैंप से निकलती है या थाने से निकलती है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी निगाह रहती है उन पर, आइडेंटिफाइड होते हैं। जी हाँ, और कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये आगे खबर हो जाती है। तो ऐसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। विद साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे, इस पर ज़्यादा बातें दोहराते हुए नहीं, लेकिन क्या मैं फिर आपसे भी पूछूंगा, इस मामले में कुछ पुराने प्रोटोकॉल्स और कुछ जो नई चीज़ें हम देखते थे कि आजकल ड्रोन्स के आने के बाद में काफ़ी हद तक एरिया को देखा जाता है, सर्च किया जाता है, क्या जानकारियां वो तो नहीं मालूम, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितिवश या कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो छूट गई? यहाँ एक बात। दूसरा, एक साल वाकई में 2024 इतना रिमार्केबल रहा, उसमें इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का मारा जाना, 200 के आसपास, उसके ऊपर कईयों का इसमें सरेंडर कर देना, हमको भी अच्छा लगता था ये बात बताने में, लोगों को जताने में कि आज क्या परिस्थितियाँ हैं। लेकिन क्या इस एक वर्ष में कमर नहीं टूट पाई जैसा दावा था? क्या इस एक वर्ष के बाद जो माना जा रहा था कि उनको रसद उनके पास में ये जो ज़खीरा पहुंचता है मौत के सामान का, ये नहीं पहुंच रहा, क्या ये बात ठीक नहीं थी? दो बातें। पहला, आपने ड्रोन की बात की, ये निश्चित है कि ड्रोन से जो इंटेलिजेंस है वो मजबूत होता है। पुलिस को जहां पर ड्रोन को उड़ाया जाता है वहां आसपास मूवमेंट दिख जाता है, और जो सुरक्षा के जो उपाय करने होते हैं वो कर लिए जाते हैं। हालांकि जब आईडी ब्लास्ट करने की जो टीम होती है वो अक्सर बहुत बड़ी नहीं होती हैं, उसमें रोड को वो इंस्पेक्शन करते हैं, वो रेक की टीम बोलते हैं या उसको रोड टीम बोलते हैं, आरटी टीम बोलते हैं। उसमें 3-4 लोग रहते हैं, 3 से 5 लोग, कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की ओर नजर रखने के लिए और 1-2 व्यक्ति ट्रिगर करने के लिए। तो वो कभी कभी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसी कई बार जांच में कि वो किस वेशभूषा में थे, किस यूनिफॉर्म में थे या नहीं थी, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, तो वो कई बार ऐसा छूट सकता है कि वो जांच में सामने ना आए। तो रोड की सुरक्षा जो थी आरोपी, वो किस प्रकार से की गई ये अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है, ये तो अधिकारी जो तैनात है वो उस पर ज़्यादा अच्छी टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन ड्रोन से डेफिनेटली इंटेलिजेंस मजबूत हुई है, और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मुझे लगता है हमको थोड़ा सा, और खासतौर पे जब हमारा एग्रेसिव पोस्चर बना हुआ, सफलताएं मिल रही हैं, जैसे पासवान साहब ने कहा, सफलताओं के साथ इन चीज़ों पे जो टैक्टिक्स जो हम बोलते हैं पुलिस को, थोड़ा और ध्यान उसके ऊपर देना चाहिए। और पुलिस अधिकारी सामान्यतः देते भी है, मैं इस बात से मना भी करूंगा कि वो ध्यान नहीं रखते। एक बात पर मैं मनीष, क्वेश्चन आपने कहा नक्सलियों तक रसद पहुंचने के बाद की उनकी कमर टूट गई है। कहिए सर। जी, दूसरी बात जो आपने रसद की, देखिए जी, अभी नक्सली कमजोर जरूर हो रहे हैं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं उनकी लीडरशिप में करीब 20 जो है वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें से 2-3 ही अभी मारे गए हैं। तो बाकी लीडरशिप जो है अभी बची हुई है। जो उनके सीसी मेंबर है वो करीब 15 हैं अभी, किसी के मरने की या अभी भाग जाने की खबर ज्यादा अभी नहीं आई है। तो लीडरशिप अभी है, और आपने देखा होगा नीचे बटालियन है वो भी बची हुई है, और कई कंपनियां जो हैं अभी डिविजन्स के अंदर एक्टिव है, उनकी संख्या कम हो गई। कई डिवीजन है प्लेटून की फॉर्म में आ गए हैं, कई हो सकता है प्लेटून नीचे और गुरिल्ला स्क्वाड की फॉर्म में आ गए, जैसे संख्या कम हो जाती है, लेकिन अभी खत्म हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों को कम से कम अभी इस बात को ये एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक रसद की बात है, जो वसूली है वो कम होती है, लेकिन पैसा ये बचा के भी रखते हैं जी 2 या 3 साल का। जी, हमारा सवाल दरअसल जनरली ये था कि 2 बातें हमने देखी थी कि 24 में जब हम नक्सल अभियानों में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के डेटास देखते थे, तो ये पता चला था कि एक तो 2 तरफा 3 तरफा अटैक होता है, एक बात। दूसरा, लोकल इंटेलिजेंस बड़ा मजबूत हुआ है, उनका जो नेटवर्क है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप किया है, उसको हमने इतनी तरीके से बाधित किया है कि उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। थोड़ी देर बाद आपके पास और आऊँगा, एक पॉलिटिकल एक पहलू छूट रहा है इसका, ज़रा इस पर भी बात कर लें, बात बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य के इस पर भी
कई बार सियासी बयान थोड़ा सा इधर उधर जाते दिखाई पड़ते हैं। आज विपक्ष के जो नेता बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नीताम साहब, मैं उनसे कहूँगा, पहला बयान जो हमने देखा पढ़ा वो पूर्व सीएम साहब का था। उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं, हम पूरी तरह फोर्स के साथ हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के बयान, उनका कहना है कि एक तरह से वाहवाही लूटने और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में घटना घट गई, इस तरीके की भाषा। फिर इसके कुछ देर बाद और कहा जाता है कि जवानों की जो सफलता है उसका इतना गुणगान करते हैं कि हम जवानों को खतरे में डाल रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल बयान है? आपके पास कोई तथ्य हैं इसके लिए, नीताम साहब? देखिए आदरणीय पाठक जी, आज का जो घटना है वो काफी दुर्भाग्यजनक है। मैं 8 जवान और एक हमारे जो वाहन चालक है, उनकी जो मौत हुई है, शहीद हुए हैं, उनको नमन करता हूं। पर एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार की बड़ी विफलता कहना चाहिए, आज सरकार के जो टारगेट है 2026 तक कि नक्सलवाद को हम खात्मा करेंगे, पर खात्मा तो करने की बात आप कह रहे हैं, पर आपके पास प्लान क्या है? ठोस रणनीति होना चाहिए। जिस प्रकार से बड़े बड़े घटनाओं को हमने देखा है, नक्सली जब वारदात किए हैं और बड़ी बड़ी घटना घटित हुआ जिसमें जवानों का काफी क्षति हुई, तो उसमें एक बात देखा गया कि नक्सलियों का जो सूचना तंत्र है वो काफी मजबूत होता है। और सरकार को भी जब ये अभियान चला रहे हैं, जब ये खात्मा की बात कर रहे हैं, तो बड़ी सावधानी के साथ में, बड़ी रणनीति के साथ में, काफी सूचना तंत्र को मजबूत रखते हुए आगे कदम उठाना चाहिए। नहीं तो जवानों की जो ये 2 साल के अंदर में जो क्षति होगी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी क्षति और भविष्य में होगा, पर अगर सरकार की इस प्रकार के अगर चूक किया और जवानों को भी बड़ी सावधानी से अभियान में जाना पड़ेगा। नीताम साहब, 2024 में तो एक बड़ी कामयाबी बताई गई मारे जाने वाले नक्सलियों के संख्या के हिसाब से, उनके सरेंडर के लिहाज से, और एक जो लंबी खामोशी जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो तो हमेशा अलार्म होती है, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो। आज जो बयान दिए हैं कि चूंकि बार बार जवानों की उपलब्धियों को इतना बताते हैं कि एक तरह से उनका जीवन रिस्क में डालते हैं, इसके पीछे कोई तर्क है, लॉजिक है? देखिए पाठक जी, अभी पासवान साहब जब अटैक करते हैं हमारे जवान, तो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद जो है या तो चुप हो जाते हैं या अलग ठिकाने पे चले जाते हैं। उनकी जो प्लानिंग रहता है, उसकी जो रणनीति रहता है, उसके काउंटर पे हमने को काम करना चाहिए। पाठक जी, बड़े ही सावधानी के साथ बस्तर रजनी सिंह साहब उत्तर देंगे। 2-3 स्टेटमेंट आए, नेता प्रतिपक्ष का स्टेटमेंट है, पूर्व मंत्री जी अमरजीत भगत का स्टेटमेंट है। उन्होंने भी सरकार को पूरी तरह विफल, फेल बताया है, कहा है कि दावे तो कर रहे हैं लेकिन असलियत देख लें आप। पाठक जी, मैं सभी जो हमारे जवान शहादत को आज प्राप्त हुए हैं, उनको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जो घर परिवार हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको यह असीम कष्ट सहने की क्षमता दें। और पाठक जी, पिछले 1 साल में जिस तरह से नक्सलियों के माद में, चाहे वो अबूझमाड़ हो, चाहे बीजापुर के क्षेत्र हो, चाहे सुकमा हो, चाहे नारायणपुर के जो ऐसे क्षेत्र जहां खुद नक्सली कल्पना नहीं कर सकते थे कि कहीं फोर्स आ सकती है, फोर्स जा सकती है, वहां नए नए कैंप्स खुल रहे हैं। और सिर्फ जवानों का जो मूवमेंट है, कार्रवाई है, जो उनके खिलाफ नक्सल कार्रवाइयां कर रही हैं, वो तो है। देश के गृह मंत्री जाके वहां रात बिता रहे हैं ऐसे ऐसे क्षेत्र में, जो कल्पना नहीं किया जा सकता था कि हिड़मा के गांव के पास जाकर के वहां पर कोई चौपाल लगाया जाए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी जा करके कर रहे हैं, तो एक बौखलाहट है। और उनको ये मालूम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार नक्सल खात्मे को लेकर 0 टॉलरेंस रख रही है और फुल प्रूफ प्लान के साथ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इनके पास क्या प्लान है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्लान। चलिए, मैं थोड़ी देर बाद और जाऊंगा इसके डिटेल में। फिलहाल थोड़ा सा एक पॉलिटिकल कमेंट था, इसका उत्तर लेना जरूरी था। विद साहब, एक फाइनल बात, आपको क्या लगता है इस समय जो दिशा है, जो तेजी है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सही है उस तरफ जहां हम बढ़ रहे हैं, या किसी रिव्यू की आवश्यकता है, या रिव्यू तो पार्ट है इसका? क्या मानते हैं आप?
नहीं, बिल्कुल जो जिस टाइप से ऑपरेशन चल रहे हैं और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है वो जारी रहनी चाहिए। हमारे पुलिस अधिकारियों के पुलिस कैंप्स नहीं लगने से, आगे बढ़ने से जो नक्सलियों की मूवमेंट का एरिया है वो सीमित हो जाता है और उसमें सफलता के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये घटना किस प्रकार हुई, इसकी समीक्षा हमारे पुलिस अधिकारी अवश्य करेंगे और वो स्टेप जरूर उठाएंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आगे बढ़ने का जो क्रम है वो लगातार जारी रहना चाहिए और पुलिस को अपने हौसले बिल्कुल भी कम नहीं करने चाहिए। ठीक बात है, आपने जो बात की मैं इसको यहाँ पे पासवान साहब के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया और इस डिबेट में अपना पक्ष रखा है। पासवान साहब, मैं अब जिनको लेकर के हम डिबेट में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद कि ये तो वैसे भी रिव्यू होंगे ही होंगे और ये चूक अल्टीमेटली भारी तो उन्हीं को पड़ती है, चाहे ह्यूमन एरर हो, चाहे परिस्थितिवश हो, या हम कहें कई बार मानवीय त्रुटि हो गई? जी, मैं 4 बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, प्लीज़। देखिए, एक तो ये है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो डिकॉय और डिटूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में बताऊंगा डिकॉय क्या होता है और डिटूर क्या होता है। तीसरा जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब हम मूव करते हैं तो हमारे जवानों को, अधिकारियों को क्या करना चाहिए। और चौथी बात है आईईडीज, एक्सप्लोसिव्स का। तो पहले मैं डिकॉय की बात करता हूँ। डिकॉय का मतलब ये होता है कि आप लोगों में एक संदेश दीजिए कि एक पर्टिकुलर दिशा में आप जा रहे हैं, वहाँ पर जो है आपके जो आदमी हैं वहाँ पर ये र्यूमर्स फैलाएं कि भाई फोर्स इस तरफ आ रही है, लेकिन उस तरफ फोर्स ना जाए। डिटूर का मतलब ये होता है कि आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाइए। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो नक्सलियों के जो मुखबिर होते हैं, नक्सलियों को खबर करते हैं कि फोर्स इस तरफ मूव कर गई है। लेकिन अगर आप डिटूर करके फिर वापस दूसरी दिशा में जाते हैं और फिर वो जो उनके जो मुखबिर हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस के बारे में ये है कि जब हम मूव करते हैं नक्सली इलाके में, वहाँ पर डीआईजी भी रहा हूँ, मैं वहाँ पर आईजी भी रहा हूँ, एडिशनल डीजी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन भी रहा हूँ, इंटेलिजेंस भी रहा हूँ, आईजी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन भी रहा हूँ जी। तो क्या है कि हम इंस्ट्रक्शंस उनको ये देते हैं कि आप अपना रसद जो है अपने साथ में ले जाइए, गांव वालों के साथ आप मिक्स मत कीजिए। गांव वालों से कोई सामान, जैसे कि आप रात्रि विश्राम करते हैं वहाँ पर, तो आप जो है गांव वालों से कोई सामान मत लीजिए, अपना सामान ले करके जाइए। कई बार क्या होता है कि हमारे जवान जो हैं किसी कारणवश, नशा के कारण या शराब के कारण या मुर्गा या इस तरह की जो चीज़ें हैं, खान पान की चीज़ें मंगवा लेते हैं, जिससे कि ये जो बात है बाकी सब जगह फैल जाती है, नक्सलियों के पास भी चली जाती है। और एक और बात ये है कि जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते से हम लौटते नहीं हैं। दिन में अगर एक रास्ते से गए तो रात में लौट गए तब तो ठीक है, लेकिन दिन में ही उस रास्ते से नहीं लौटते हैं। तो हमेशा रास्ता जो है बदल बदल करके जाना चाहिए। चौथी बात जो मैं कह रहा था आईडी के बारे में, तो अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो कि आईडी को डिटेक्ट कर सके। तो इसके लिए क्या है कि पहले से अगर हम एक वाहन भेज देते हैं और उसमें जो है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अगर लगा देते हैं कि कुछ हद तक अगर हमको पता चल सके और लोगों के बीच में हमारी अच्छी इंटेलिजेंस व्यवस्था हो, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। 7 वाहन वहां से गुजरे, 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। 7 व्हीकल गुजरे, 8वां व्हीकल उसकी चपेट में आ गया। जी, ये होता ये है कि जो नक्सली होते हैं सड़क से दूर जंगलों में रहते हैं और जंगल से वो देखते रहते हैं, और उनके हाथ में जो बटन रहता है, जो रिमोट भी रह सकता है और बाकायदा वायर्ड भी हो सकता है, तो कहाँ उनको करना है विस्फोट ये देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, या तो बीच में करते हैं या लास्ट में करते हैं। उनको फ़ायदा ये होता है कि अगर लास्ट में करते हैं तो सब हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद उनके जो फोर्सेज रहते हैं उन पर हमला कर देते हैं, सीधा हमला कर देते हैं। अगर शुरू में कर देते हैं तो पीछे लौटने के चांसेस रहते हैं पुलिस फोर्स को, तो उसमें उनके पुलिस फोर्स का बचाव भी हो सकता है। पुलिस फोर्स नीचे उतर करके उनसे एम्बुश को तोड़ने की कोशिश भी कर सकती है। तो इस कारण से ही वो या तो बीच में करते हैं, सामने वाले वाहन पर नॉर्मली नहीं करते हैं। ठीक है। एक चीज़ और पता लगी थी कि जिस इलाके में, जिस हिस्से से वो आ रहे थे, वो काफ़ी सेफ माना जाने लगा था, और जहां तक वो आज आ गए ब्लास्ट करने के लिए, वहां तक अमूमन अभी कुछ समय से नहीं आए थे, जब हम दिन में इस पर सारी रिपोर्ट्स ले रहे थे ग्राउंड से जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने भी एक कदम अपना और बाहर पसारने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि वी आर नॉट वेनिस्ड, अभी भी हम हैं इस इलाके में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो देखिए, जो इलाका है कुटरू, बेदरे और फरसेगढ़ का नाम नहीं आया, कुटरू और बेदरे का नाम लोग कह रहे हैं। कुटरू, बेदरे और फरसेगढ़ में 2006-2007 में
एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें हमारे 55 जवान शहीद हो गए थे और नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला किया था और जो हमारे जो जवान थे उनको गांव में पार्टी दी गई थी कि आप आइए हमारे यहाँ पार्टी कीजिए। तो उनको जो है मांस का और मदिरा का सेवन करवाया गया था, उसमें नशीली दवा दे दी गई थी जिससे कि जो है नक्सलियों ने आकर के हमला कर दिया था और सभी मारे गए थे। तो वो जो इलाका है पूरा और नेशनल पार्क का इलाका है, वन भैंसे का इलाका है, वहाँ पर लोगों का जाना प्रतिबंधित भी है। तो वहाँ पर जो है अभी भी वो बहुत मजबूत स्थिति में और हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रहे हैं और वहाँ पर कभी भी जो है बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है जी, चलिए, आपने जो बात कही है आई एम श्योर कि इस पर ज़रूर रेगुलर एक वो होता होगा, लेकिन अब उस संकेत पर आते हैं जिसमें जो संकेत गृह मंत्री जी ने कहा है, ज़रा उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि विपक्ष में आप हैं, आपकी निगरानी करना बनता है संतराम नेताम साहब, लेकिन इस तरह के बयानों से आपको लगता है कि जवानों का हौसला टूटता है, क्योंकि आरोप आप पर लगते हैं कि आप राजनीति के लिए कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए आदरणीय पाठक जी, सरकार इतने बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अब वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए जवानों को, और इस प्रकार से नक्सली बहुत लंबे समय से अपना उपस्थिति नहीं दिखा रहे हैं, तो कम से कम उनका जो प्लान रहता है कि चुप रहकर वारदात करें। और आज जो घटना हुई, मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम सावधानी बरतना चाहिए फोर्स को, सरकार को। वाहन में कम से कम ना जाए, पैदल जाने से क्षति कम होती है। तो मेरा ये कहना है कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। सरकार लगातार अमित शाह जी का जो 2026 का जो प्लान है, मैं चाहता हूं कि नक्सलवाद की खात्मा होना थोड़ी चाहिए। हैरत इसलिए हो रही नेताम साहब कि जब 24 में आंकड़े आए थे, ठीक है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, आपको भी फिक्र है जवानों की, इसलिए हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि कोई लापरवाहियां बरती जा रही हैं? आप वाकई उन बयानों के साथ हैं जो नेता दे रहे हैं इस घटना के बाद से? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अगर कोई सफलता मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी और उत्साह होने की जरूरत नहीं है, हमको सावधानी से काम करना है हमेशा। पाठक जी, कहना चाहता हूं कि सरकार के जो इतनी बड़ी घटना में इस तरह के बयान आना, मैं तो समझूंगा कि दुर्भाग्यजनक है। जिस तरह से वहां पर हमारे फोर्सेस, तमाम फोर्सेस पिछले कई वर्षों से इतनी नुकसान झेली है, इतना प्रकार का शहादत दिए हैं, हम सोच सकते हैं कि वो वहां पर ऐसी अति उत्साह से आके कोई कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। और मैं, ये तो बस्तर के ही हैं नेताम जी, मैं भी बस्तर आते जाते रहता हूँ, वहां के जनप्रतिनिधियों से बातचीत होती है, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, जवान, उनसे भी बातचीत होती है। निश्चित रूप से वो खुद बताते हैं कि अभी हमको और सतर्क रहने की जरूरत। सामान्य बातचीत में आप बात करेंगे तो आपसे वो बात करेंगे, बताएंगे कि अभी ये जानबूझकर ऐसा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज पाठक जी, आज इस आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में बड़ा पैनल है, बड़े बड़े अधिकारी जो एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड किए हैं, वैसे अधिकारी हैं। ये चीज तय मान के चलिए कि इससे हमारे जवानों का कोई मनोबल कम नहीं होने वाला है। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो कमिटमेंट किया है उसमें कायम है, और 1 साल के बाद ये नक्सली कहीं पर खोजे नहीं मिलेंगे। अभी इनकी कायराना हरकत जो है ये अब टिमटिमाते दिए हैं। कुछ कहेंगे इस पर संतराम नेताम साहब, इस पर कुछ कहेंगे या इस पर भी आरोप लगाएंगे कि आप इसी तरह के बयानों के विरोध में? जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, उसी प्रकार से ये कहीं ऐसा मत हो कि 2026 तक हम खत्म कर देंगे। नेताम जी, मेरे से डिबेट कर लेना, दुगुनी से ज्यादा हो गई है। पाठक जी, 2022 से 2014 तक आपकी आय कितनी थी और 22 में मैं बता दूंगा हिसाब किताब आपको। 8 जवान शहीद। नेताम जी, उस विषय पे यदि चर्चा करेंगे ना, मैं बता दूंगा कि आपके आज ठीक है, उस विषय पर नहीं जाते करने के बाद सिंह साहब और नेताम साहब, ठीक है, लापरवाही आप करेंगे जी, हमारे जवान का क्या स्थिति होगा? लेकिन एक बात बताएं नेताम जी, मेरा सवाल अब एक आपसे, आप देखिए इस घटना के फौरन बाद प्रदेश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री की मुलाकात हो गई है। अभी इसको रात समाप्त नहीं हुई, उसके पहले मुलाकात हो गई है। कल बस्तर जाना होगा, जाहिर तौर पर कुछ न कुछ नया रणनीति के तौर पर तय हुआ होगा।
तेजी दिखाई पड़ रही है, जमीन पर एक्शन दिखाई पड़ रहा है, जवान मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऑपरेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कुछ कमियां हैं या कुछ गलतियां हैं? देखिए पाठक जी, सरकार की रणनीति ठोस होनी चाहिए, उनका सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। जिस हिसाब से आज 9 लोग मारे गए, 9 लोग शहीद हो गए, आखिर ऐसे कितने दिन तक हमारे जवान शहीद होंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर उस परिवार का क्या होगा? हमारा ये कहना है कि अगर आप अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं, तो बड़े ढंग से और बड़े ऑपरेशन सावधानी से करना चाहिए कि हमारे जवानों का इस प्रकार से जो बड़ी क्षति हो रही है, बड़ी हमको नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। केवल गृहमंत्री जी आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं, बड़े ढंग से प्लानिंग करके यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहिए ताकि हमारे आदिवासियों अब यहीं पर सवाल उठता है, यहीं पर सवाल उठता है नितान साहब कि क्या सोच समझकर रणनीतियां नहीं बन रही, क्या सोच समझकर प्लानिंग नहीं हो रही, जो आप अभी कह रहे हैं कि सोच कर करना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी घटना, एक मिनट आपको रोकूंगा, ठीक है। आज पुलिस को क्यों भेजा गया बड़ी वाहन में, जबकि उस इलाका काफी डेंजर इलाका है, वहां पर कुटरू बेदरी जैसे इलाका में आप वाहन में क्यों भेजे जवान को? ठीक बात है। आखिर इतनी बड़ी नुकसान हुआ। मैं आपका सवाल लेकर ही चलता हूं मनीष गुप्ता जी के पास में। मनीष गुप्ता जी, जो बात अभी यहां संतराम नेताम साहब कह रहे हैं, एक तो ये बात, दूसरा मैं फिर उस मुलाकात पर जाऊंगा जो आप भी इतने समय से कवर कर रहे हैं चीजों को कि घटना होने के बाद में रात नहीं बीती है और देश के प्रदेश के गृह मंत्री मिल चुके हैं, बात हो गई है। क्या बात हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और क्या आगे एक्शन होगा ये जमीन पर अब देखा जाएगा, परखा जाएगा। फुर्ती, तेजी, स्ट्रेटेजी, सब मामलों में आपको लगता है जो विपक्ष के आरोप हैं उसमें दम है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो घटना हुई है, ये स्थान जो है 2005 में जब सलवा जुड़ूम स्टार्ट हुआ था, तो कुटरू के करकेली इलाके से सलवा जुड़ूम स्टार्ट हुआ था। इसका सीधा सीधा आशय है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है, इसी इलाके में कुछ समय के बाद रानी बोदली कांड हुआ था, जिसका जिक्र अभी पासवान साहब ने किया कि 55 लोगों की बस्ती में नक्सलियों ने अटैक किया था और वहां पर पूरे के पूरे 55 लोग मारे गए थे। ये इलाका, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो निश्चित रूप से वो इलाका कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट, एंटी नक्सल मूवमेंट का जनक है, और जिस सलवा जुड़ूम ने कहीं ना कहीं नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है, वो इलाका है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उस इलाके में ऐसी घटना हुई है तो ऐसी क्या कमियां रही हैं जिसका खामियाजा हमारे जवानों को उठाना पड़ा। निश्चित रूप से ये एक चूक रही है, और जिस जगह पर वो ब्लास्ट हुआ है, सीसी रोड को भेदते हुए ये ब्लास्ट हुआ है। अगर आप उस जगह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कम से कम 30 से 40 किलो विस्फोटक जो है उस जगह पर विस्फोट के लिए उपयोग किया गया था, और ये इतने बड़े विस्फोटक की वहां मौजूदगी कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा करती है। पासवान साहब, एक अंतिम कमेंट आपका, एक अंतिम कमेंट आपका, क्या आपको लगता है इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये इसमें और आगे बताना चाहूँगा कि शासन है या पुलिस का जो प्रशासन है, पुलिस के जो अधिकारी हैं और बाकी जो मंत्रिमंडल में जो लोग जो पुलिस विभाग को देखते हैं, उनको ध्यान ये रखना चाहिए कि अपनी जो योजनाएं हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न बताएं। ठीक, क्योंकि देखिए उससे फायदा नक्सलियों को होता है। आम जनता तो ये चाहती है कि जो आतंक है नक्सलियों का वो खत्म हो, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं या कुछ और हैं, या तो कुछ अपने समाचारों में बने रहने के लिए, या हो सकता है कि कई बार सतर्कता आप जो कहना चाहते हैं इशारों में वो बहुत है। लेकिन एक बार फिर मैं जिस बात से शुरू किया था उस पर इसे कंक्लूड करूंगा कि जो कुछ हुआ, जवानों की शहादत पर हम सबको बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ है, और हम सब आशान्वित हैं कि 26 का टारगेट बैंग ऑन अपने समय पर पूरा हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। विपक्ष भी यही चाहता है, चाहे जो भी वो बयान दे, लेकिन चाहता वो भी यही है कि इसका खात्मा हो, पूरी तरह सफाया हो,
और इस पर कोई राजनीति नहीं। और एक बात पर सब एकमत हैं कि हम सब जवानों, उनके शौर्य और उनके इस पराक्रम के साथ हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाकई शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी तारतम्य में मैं आगे ये कहना चाहूँगा जी कि उनके बलिदान से है चहुं ओर उजियारा। जी, उनके बलिदान से है चहुं ओर उजियारा। याद में, सम्मान में कुछ आंसू हैं और कुछ फूल। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।